टीजीएल मेंस 2024 की डेट आने के बाद अब बिगुल बज चुका है टीजीएल 2025 के एग्जामिनेशन का। अगर हम लोग यहाँ से बात करें कि सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ से कम कितना समय मिलने वाला है और आगे आने वाले उन दिनों में आपको किस प्रकार से और कितनी मेहनत करनी चाहिए कि सीजीएल 2025 आपका फर्स्ट और लास्ट एग्जाम हो जाए, यानी कि पहले एग्जाम को आप लोग क्या करो, फोड़ दो। तो जी हाँ, आप एकदम सही जगह पर हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एक-एक पॉइंट और एक-एक स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगा, जिससे आप आगे आने वाले जो कुछ दिन हैं, जिनमें आपको एसएससी सीजीएल का नोटिफ़िकेशन मिलेगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। इन सारे दिनों में आप क्या बेहतर कर सकते हो और कैसे अपने आप को बेहतरीन बना सकते हो। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं टैप टू ट्रैक पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं अगले आने वाले कुछ दिनों में कि कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो और कम से कम कितना टाइम रिक्वायर्ड है एक प्रिपरेशन के लिए। यहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ पहले 120 डेज की स्ट्रैटेजी, यानी कि पहले 120 डेज यानी कि आगे आने वाले 4 महीने आपके लिए किस तरीके से गुजरने वाले हैं और उन 4 महीनों के बाद की जो आपकी प्लानिंग होगी वो कैसी होगी और क्यों हमें 4 महीने और उसके बाद की प्लानिंग की बात कर रहे हैं, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग जल्दी-जल्दी से यहाँ पे समझ लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम सिलेबस की बात करें, मतलब एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो एग्जाम जो पैटर्न हमारा है वो क्या होता है, मतलब किस पैटर्न पे आपका एग्जाम होता है। तो सबसे पहले तो आपका मेरे भाई टीयर 1 होगा, ठीक है। और टीयर 1 जो होगा उसमें आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस पूछी जाएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स पूछा जाएगा और आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा। सभी से आपके 25-25 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन की बात करें तो 2 नंबर का होगा, यानी कि 50-50 नंबर आपका प्रत्येक सेक्शन का होगा। तो 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, जिसके अंदर आपको 60 मिनट का समय यानी कि 1 घंटे का समय मिलेगा। क्वालीफाइंग होगा मेरे भाई, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी कितने की, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होगी, कि यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो आपके 0.50 मार्क्स जो है वो कट कर लिए जाएंगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये आपका जो प्रीलिम्स है ये क्वालीफाइंग होगा, उसके लिए एक मिनिमम कट ऑफ कमीशन के द्वारा मतलब दिखाई जाएगी। 2024 का भी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, नहीं तो मैं आपको 2024 की कट ऑफ भी बता देता, ठीक है। तो एक मिनिमम कट ऑफ मतलब जो मिनिमम कट ऑफ होगी उसको क्रॉस करने के बाद आप अपीयर होंगे टीयर 2 के एग्जाम में। टीयर 2 में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सारी पोस्ट के लिए आपको देना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके अलग अलग सेक्शन है, जिसमें मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1 और इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरे भाई सबसे पहले आपका मैथमेटिक्स आएगा, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे 90 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का। इंग्लिश में आपसे 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 135 नंबर के, यानी कि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का। यहाँ पे अगर मेरे भाई बात करें तो अभी जिन 4 को मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये वो 4 सब्जेक्ट है हमारे पास जिसके बिहाफ पर आपकी मेरिट बननी है। इसके बिहाफ पर ही आपकी बनेगी मेरिट। लेकिन मेरिट मेरे भाई तभी बनेगी जब अगले 2 सेक्शन आप क्वालिफाई कर पाओगे। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट, ये जब आप क्वालिफाई करोगे तभी आप का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो किसी काम का होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये दोनों क्वालिफाइंग है। कंप्यूटर से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे 60 नंबर का होगा। अब आपका पेपर कैसे चलेगा मेंस का, तो 1 घंटे आपको मैथ्स रीजनिंग के लिए मिलेंगे, 1 घंटे आपको इंग्लिश और जीके जीएस के लिए मिलेंगे और 15 मिनट आपको मिलेंगे कंप्यूटर सेक्शन के लिए। तो पूरा 2 घंटे 15 मिनट का ये पेपर होगा। उसके बाद आपको दोबारा लॉग इन करना है और फिर होगा मेरे भाई आपका टाइपिंग टेस्ट, जिसके लिए आपको 15 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 नंबर की होगी, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो 1 नंबर आपसे ले लिया जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है। पेपर 2 ये आपका होगा केवल जेएसओ के लिए, मतलब जो कैंडिडेट जेएसओ में अपीयर्ड होंगे उनके लिए पेपर होगा। और पेपर 2 स्टैटिक्स का पेपर होगा, जिससे 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर का होगा, 2 घंटे मिलेंगे, नहीं एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और यहाँ पर भी जो मार्किंग होगी वो 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये तो हो गया कि बेसिकली हमसे क्या पूछा जाएगा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस पर भी हम लोग एक क्विक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये आपको पता होना जरूरी है कि जिस एग्जाम में आप अपियर होने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जब हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो उस समय ये सारा का सारा डेटा हमारे बहुत काम आएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं
वो किसी भी इररिलेवेंट चीज़ों की तैयारी करते रहते हैं, प्रॉपर उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो आपको मैं यहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर मेरे भाई हम बात करें एवरेज से, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके एवरेज से पूछे जाते हैं। परसेंटेज से बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन परसेंटेज से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके रेशियो से। इंटरेस्ट की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन इंटरेस्ट से। सिंप्लीफिकेशन से बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन से आते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। टाइम एंड वर्क से बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एलिमेंट्री स्टैटिक्स से या तो एक भी नहीं मिलता है, कभी कभी एक मिल जाता है आपका, ठीक है। और मेंस की बात करें तो उसमें एक डेफिनेटली मिलता है। अगर हम लोग मेरे भाई नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम से आपको यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का काफी बोलबाला रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन। ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो इसका भी अच्छा खासा बोलबाला रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन। अलजेब्रा की बात करें तो यहाँ पर भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन। और मेंसुरेशन की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन। किसी भी जगह से अगर कोई क्वेश्चंस जो है वो कम होते हैं तो अदर चैप्टर से क्वेश्चंस बढ़ने के चांस होते हैं। ये तो बात करी मैंने भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जगह किसकी मेरे भाई, रीजनिंग की। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे किसकी, रीजनिंग की। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि रीजनिंग में हमारे पास क्या नहीं, रीजनिंग नहीं, इंग्लिश की, माफ करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अगली बात कर रहे हैं किसकी, इंग्लिश की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश में मेरे भाई क्या क्या पूछा जाता है, इंग्लिश का अगर हम बात करें तो इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, तो इंग्लिश में आपके सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, एक्टिव एंड पैसिव एंड जंबल सेंटेंस, सबसे कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग कहाँ पे, फिर आते हैं हम लोग रीजनिंग पे। और अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे कि रीजनिंग में हमसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, रीजनिंग में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो अल्फाबेट एंड वर्ड टेस्ट से, सिलोगिज्म से क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन से आते हैं, क्लासिफिकेशन से, कोडिंग डिकोडिंग से, पजल से, नॉन वर्बल रीजनिंग से, एनालॉगी से, सीरीज से, मिसिंग नंबर, वेन डायग्राम, मिसलेनियस, क्लॉक एंड कैलेंडर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिटिंग एंड अरेंजमेंट, इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा डिटेल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे मेरे भाई अगर हम लोग बात करें जीके जीएस में, ठीक है, अगर मैं जीके जीएस में बात करूँ, देखो वैसे तो मैं आपसे मैथ्स की स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं आपसे वेटेज डिस्कस कर रहा था तो मैंने कहा सभी का ही डिस्कस कर लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से, मीडिएवल से, मॉडर्न से, पॉलिटी से, इंडियन ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट, कल्चर, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, सभी से कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं पूरा आपको यहाँ पर डेटा जो है वो मिल जाएगा। और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनके आधार पर ये डिसाइड जो है वो किया गया है। अब आते हैं हम लोग जो हमारा इस वीडियो का मेन मोटिव है, और वो ये है कि अगर हमको एग्जाम को पहली बार में क्रैक करना है तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, और जो आने वाले हमारे पास पहले 120 दिन होंगे उनमें हमको क्या क्या बातें करनी होंगी, किन किन बातों पे फोकस करना पड़ेगा, क्या टाइम शेड्यूल रखना पड़ेगा, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, ईटीसी सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पहले हम लोग समझते हैं वो चीजें जिन पर हर एक बच्चा, लगभग हर एक बच्चा गलतियां करता है। यानी कि सबसे पहले हमें समझना है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट मिस्टेक्स स्टूडेंट डू जनरली। जनरली जो विद्यार्थी हैं वो कौन सी गलतियां करते हैं उन पर हम फोकस करते हैं। और इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है आज के परिप्रेक्ष्य में, इनरिलेवेंट कंटेंट, ठीक है। देखें, जब सारे के सारे स्टूडेंट केवल ऑफलाइन पे डिपेंड होते थे तो ऑफलाइन में अच्छी चीज ये थी कि आपको हमेशा रिलेवेंट कंटेंट मिलता था, ठीक है। क्या मिलता था? रिलेवेंट कंटेंट, क्योंकि वहां पर सामने स्टूडेंट बैठा होता था, उसके कई सारे क्वेश्चंस होते थे, वो पूछते थे, ठीक है। तो उनके क्वेश्चंस के आंसर करने में टीचर्स का समय जाया होता था। इस वजह से वो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बात करते थे, उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वो इन रिलेवेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाए। और सभी के पास अच्छा एक्सपीरियंस होता था। जब से ऑनलाइन का जमाना बढ़ा है, देखो कुछ चीजों के फायदे भी होते हैं, कुछ चीजों के नुकसान होते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे बहुत है तो नुकसान भी उतनी ज्यादा है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके खुद के एग्जाम कई मतलब कभी उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया या फिर क्वालिफाई ही नहीं किया, लेकिन वो भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोई भी टीचर बन सकता है भाई, पीपीटी ही तो बनानी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको रिलेवेंट कंटेंट ढूंढना पड़ेगा। और रिलेवेंट कंटेंट पहचानोगे कैसे?
तो रेलेवेंट कंटेंट पहुंचाने का जो तरीका है उसके दो है। पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने अभी बताए। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने पड़ेंगे, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर देखने पड़ेंगे। और लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देख लोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और किस प्रकार के आ रहे हैं। उसके बिहाफ पर फिर जो भी आपको अच्छा लग रहा है उससे आप रिलेवेंट कंटेंट पढ़ सकते हो। ठीक है, तो रिलेवेंट कंटेंट ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा इररिलेवेंट कंटेंट पड़ा हुआ है। मतलब लोग कुछ भी पढ़ा देते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो वो आपको देखना है, क्योंकि एग्जामिनर की सोच बदलती है, एग्जाम का लेवल बदलता है, पैटर्न बदलता है, हर चीज बदलती है, तो उसके साथ आपको रूबरू होना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए एक बच्चा है जो 2022 में तैयारी करिया था, तो 2022 में उसको 2022 तक का कंटेंट मिला होगा। अगर उसने लेटेस्ट कंटेंट को नहीं ग्रेप किया है, वो किसी भी फॉर्म में करे, चाहे वो मॉक टेस्ट लगा के कर रहा है, चाहे वो किसी बुक के थ्रू कर रहा है, किसी कोर्स के थ्रू कर रहा है, कहीं से भी कर रहा है, सबसे रिलेवेंट और लेटेस्ट कंटेंट के साथ अपडेट्स होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हम रिलेवेंट कंटेंट ढूंढ सकते हैं, उसके मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उन पर फोकस कर लेना। दूसरा है, सो मच फोकस ऑन मॉक टेस्ट नहीं है मेरे भाई, सो मच फोकस ऑन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, सो मच फोकस ऑन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, मैंने इसको सही कर दिया है। बहुत ज्यादा फोकस किस पे? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पे। आपने देखा होगा कि ज्यादातर बच्चे फिर चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, फिर चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, फिर चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस काम में आजकल बहुत सारे लोगों का समय जाया होता है। देखिए, नो डाउट आपको चैप्टर वाइज पढ़ने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 2 साल से चैप्टर वाइज ही पढ़ रहे हैं, 1.5 साल से चैप्टर वाइज ही पढ़ रहे हैं, 3 साल से चैप्टर वाइज ही पढ़ रहे हैं। नहीं, आपको एक बार, जब आप पहली बार अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो, तब आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद फिर आपको केवल चैप्टर वाइज उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है जहां पर आपको डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, और मैं अभी बताऊंगा कि कैसे पता लगेगा कि कहाँ डिफिकल्टी आ रही है। तो जहां पर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, जहां पर आप बार बार फंस रहे हैं, जहां पे बार बार आपको दिक्कत आती है, केवल उसी चैप्टर को फिर आपको चैप्टर वाइज करने की जरूरत है। अदरवाइज एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, सिलेबस कंप्लीट समय उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपको चैप्टर वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। मतलब पूरी तरीके से आपको पहले 4 महीने 5 महीने तो आप चैप्टर वाइज पर डिपेंड रह सकते हैं, फुल्ली डिपेंडेंट तब भी नहीं रहना है, लेकिन उसके बाद ध्यान रखना आपका फोकस जो है वो हमेशा फुल लेंथ यानी कि कंबाइंड प्रैक्टिस पे होना चाहिए। कंबाइंड प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आप अपने आप को तैयार करोगे एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेस ध्यान रखना फिक्स है। सबको मान लीजिए कि 1000 मीटर की रेस में भाग लेना है, सारे लोग 1000 मीटर दौड़ जाएंगे, है ना, सबके अंदर कैपेबिलिटी 1000 मीटर दौड़ने की, लेकिन विनर वही बनेगा जो सबसे पहले उस रेस को कंप्लीट करे। बात समझ पा रहे हो? तो अगर आप विजेता बनना चाहते हो, अगर आप विनर बनना चाहते हो, तो यहाँ पर रेस सबसे पहले कंप्लीट करनी है। और अगर सबसे पहले कंप्लीट करनी है तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। जो जितने समय से ज्यादा से, या जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होगा, और मेंटली तो आपको स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा, वो सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो है नॉट डूइंग इनफ मॉक टेस्ट। मैं कई बार कहता हूं कि मॉक लगाओ, मॉक लगाओ, मॉक लगाओ, और मैं देखता हूं बच्चे आते हैं जब मेरे को बताते हैं कि सर मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया था एग्जाम में, या फिर मेरे इतने मार्क्स बने इस बार सर, मेरा ये एग्जाम अच्छा नहीं हो पाया। मैं उससे पूछता हूँ मॉक टेस्ट दिया था? वो कहते नहीं सर, आपकी बस यही बात नहीं मानी थी, बाकी सारी बात मानी थी। मेरे भाई, सारी बात मान लेना, अगर ये एक बात भी नहीं मानोगे ना मॉक टेस्ट वाली, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना है कि आपको इनफ मॉक टेस्ट लगाने, और मैं अभी जो आपको टाइम टेबल देने वाला हूं उसमें मैंने हर चीज की व्यवस्था करी है। ठीक है, उस टाइम टेबल को फॉलो कर लोगे ना, नैया पार लग जाएगी। तो मॉक टेस्ट आपको इनफ लगाने हैं, ध्यान रखना, क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी सारी तैयारी एक तरफ और सारे मॉक टेस्ट एक तरफ, मतलब 50% आपकी तैयारी और 50% मॉक की तैयारी, इतना मेरे भाई वेटेज है मॉक टेस्ट पेपर का। इसलिए मॉक टेस्ट पेपर को जरूर आप अच्छे से करना। ठीक है, इसके अलावा जब मैं कहता हूं बहुत ज्यादा प्रेसाइज कर देता हूं, तो लोग मॉक दे तो ले लेते हैं, उन्होंने कहा एक मॉक लगा लिया, दो लगा, सर मैंने 25 मॉक लगा लिए, मैंने 50 मॉक लगा लिए। केवल मॉक देने से कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है कि एक व्यक्ति 25 मॉक लगा ले और एक व्यक्ति केवल 5 मॉक लगाए, लेकिन 5 मॉक वाले का रिजल्ट ज्यादा अच्छा हो, 25 वाले का अच्छा नहीं हो। क्यों? क्योंकि उन मॉक को लगाने के बाद कितने अच्छे से आपने उसका एनालिसिस किया है, उसकी रिपोर्ट तैयार करी है, आपने कहा भाई, वो आईना है,
आपने शीशा में देखा और सीधे चले जाओ। आपने अपने आप को ना सजाया, ना संवारा, ना जो आप में कमियाँ थी उसको सही किया। तो फिर शीशा देखने का क्या फ़ायदा? शीशा आप इसलिए देखते हैं कि कहीं अगर जुल्फ़ें थोड़ी यहाँ-वहाँ रह गई हों, कहीं कोई मेकअप में कमी रह गई हो, कहीं क्रीम थोड़ी-सी कम नज़र आ रही हो या लगी रह गई हो, तो उसको आप सही कर लो। बस दिस इज़ द मिरर ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है? तो मेरे भाई, अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है, लैक ऑफ एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको डिफिकल्टी आने वाली है, ठीक है? और फिर आता है अगला, एक्सेसिस यूजिंग ऑफ सोशल मीडिया। तो मेरे भाई ये एक सच है कि कई बार जब हम रील ओपन करते हैं तो रील में इतने खो जाते हैं कि रील पे रील निकलती जाती है और कब हमारे 2 ढाई घंटे 3 घंटे चले जाते हैं, हमको खुद नहीं पता लगता। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हर चीज़ के बेनिफिट भी हैं और लॉस भी हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि ठीक है, कभी आपका माइंड थोड़ा-सा रिलैक्स करना है, आपको टाइम बाउंडेड होना पड़ेगा। आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, बाउंडेड करना पड़ेगा कि ये काम हम इतना टाइम करेंगे, इससे अलावा हम नहीं करेंगे, ठीक है? ये चीज़ आपको पढ़ना, सोचना है कि क्या-क्या गलतियाँ आप करते हो और इन गलतियों को सही करना है, ठीक है? कैसे करना है, उसके लिए मैंने एक आपको टाइम टेबल दिया है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टाइम टेबल इसी तरीके का फॉलो करिएगा, क्योंकि आपका टाइम भिन्न हो सकता है। यहाँ पर मैंने एक कॉमन टाइम लिया है, लेकिन हाँ, ओवरऑल जो आवर्स हैं, इनको आपको मैच करना है और जो चीज़ें मैंने यहाँ पर फ़ोकस करी हैं, उन पर भी आपको फ़ोकस करना है। जो चीज़ें डाली हैं, आप टाइम सेट कर सकते हो। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले जनरल स्टडी डाला है, किसी को लगता नहीं मैं यहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकता हूँ या मैं यहाँ पर मैथ्स ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो बिल्कुल आप उस बात पे फ़ोकस करें, ठीक है? लेकिन मैंने हर चीज़ सोच के बनाई है। अगर आप चाहो कि नहीं सर की ही बात फ़ॉलो करनी है, तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हर व्यक्ति का कम्फर्ट ज़ोन होता है, आप उसी तरीके से करिए। जैसे मैं सुबह 4 बजे से उठ के पढ़ता था, तो मेरे को कुछ याद नहीं होता था, लेकिन अगर मैं रात में 12 बजे तक पढ़ता था, तो मेरे को सारी चीज़ें, जो चीज़ मैं रात में 10 मिनट में कर सकता था, वो मैं सुबह-सुबह 2 घंटे में भी नहीं कर पाता था। तो कई बार मेंटालिटी आप लोगों की इस तरीके से सेट होती है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन ये सबसे बेहतर टाइम है। हमने बहुत सोच समझ के इस टाइम टेबल को बनाया है। अब देखो इसमें क्या है, आपको 6 से 8 बजे, ठीक है, रोजाना आपको जो टाइम टेबल बनाना है, उसमें सुबह 6 से 8 आपको जनरल स्टडी पढ़ना है, यानी कि 2 घंटे मैंने जनरल स्टडी को दिए हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है? मतलब आपके 5 दिन हो गए किसके लिए, जनरल स्टडी के लिए। इसके बाद आप 8 से 9 का गैप है, यहाँ पे देखो 8 से 9 गैप है, ये क्यों दिया गया है, ताकि आप अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी होना चाहिए, तो आप अच्छे से ब्रेकफास्ट करो। तो आज से 8 से 9 बजे का ब्रेकफास्ट का समय आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर मेरे भाई 9 से 12 अगले 3 घंटे आपका एडवांस मैथ्स का है, ठीक है? ध्यान रखना है, इसमें क्लास प्लस सेल्फ स्टडी दोनों हैं, क्लास प्लस सेल्फ स्टडी दोनों हैं। इस समय के अंदर अगर मान लीजिए कोई अभी क्लास कर रहा है, कई बच्चे, अगर आप केवल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब भी इतना समय देना है सिलेबस, और अगर आप क्लास प्लस सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब भी आपको इतना ही समय देना है। फिर यही मंडे टू आपका फ्राइडे तक आपका ये चलेगा, ठीक है? इसके बाद मेरे भाई अगर हम आ जाएंगे 12 से 1, तो यहाँ पर मैंने रीजनिंग का दिया है। मतलब रीजनिंग आपको 1 घंटे ही प्रैक्टिस करनी है, बस आप क्लास रीजनिंग की ले लीजिए, सफिशिएंट है ना? रीजनिंग की क्लास ले लीजिए, इतना ही आपका क्या है, सफिशिएंट है। 2 से 3 मैंने मेरे भाई वोकैबुलरी का टाइम दिया है, मतलब पर डे आपको वोकैब याद करनी है, पर डे आपको वोकैब याद करनी है, ठीक है? और ये भी मंडे टू फ्राइडे तक मैंने बुक आपका वोकैब रखा है। फिर आपका देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मैं बताना भूल गया, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक 1 घंटे का गैप यहाँ पर भी रखा है। और ये किस लिए रखा है, ताकि आप लंच कर पाओ, है ना? ताकि आप क्या कर पाओ, लंच कर पाओ, इस बात का ध्यान रखा गया है। अब लंच करने के बाद 2 से 3 और फिर 3 से 5 आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी है, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़नी है, ये आपका 3 से 5 का समय है। अब आप देखें 5 बजे तक चूंकि आप पढ़ चुके होगे तो थक गए होगे, तो अब रेस्ट करने का समय है। तो 5 से 8 आपको रेस्ट भी करना है, इसी में आपको अपना डिनर भी करना है। तो डिनर और रेस्ट करने के लिए या घूमना है, फिरना है, खेलना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। उसके बाद मेरे भी 8 से 10 आपको अर्थमेटिक पढ़नी है, और ये भी आपके मंडे टू फ्राइडे है। तो मंडे टू फ्राइडे तक का शेड्यूल हो गया। अब आते हैं मेरे भाई हम सैटरडे और संडे। देखिए सैटरडे संडे जो 6 से 8 का समय है वो मॉक टेस्ट के लिए रखा है। क्यों? मॉक टेस्ट हमेशा बेटा तब लगाना है जब माइंड एकदम फ्रेश हो। और माइंड फ्रेश कब होगा? जब सुबह सुबह सो के उठोगे। तो सुबह सुबह सो के उठोगे तो सबसे पहले भाई साहब सैटरडे में एक मॉक लगा लोगे, दूसरा संडे में मॉक लगा लोगे, ठीक है? बाकी 9 से 12 पे रिवाइज करोगे किसको? एडवांस मैथ्स को ही। क्योंकि आप इस समय पे एडवांस मैथ्स पढ़ते हैं, तो जो भी आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन आपको करना है सैटरडे में और संडे में, ठीक है?
ऐसे ही हम 12 से 1 की बात करें तो यहाँ पर मेरे भाई आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। क्या करना है? करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स पढ़ना है। फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन के लिए आपको रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 2 से 3 आपका वोकैबुलरी चल रहा था, तो जो भी वोकैबुलरी आपने मंडे टू फ्राइडे करी है वो आपको यहाँ पर सैटरडे में क्या करनी है? पूरी रिवाइज करनी है। साथ ही साथ मेरे भाई संडे में क्या करोगे? जो आपने दोनों मॉक दिए थे, इन दोनों मॉक का एनालिसिस करना है। ठीक है? दोनों मॉक का क्या करना है? एनालिसिस करना है। तो एक के लिए मैंने 12 से, मतलब इसका आप समझिए कि 12 से 3 के बीच आप मॉक टेस्ट पेपर का एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस आप खाते पीते समय आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 से 5 का जो समय है उसका सैटरडे में और संडे में आपको रिवाइज करना है, और ऐसे ही 8 से 10 का जो समय है अर्थमेटिक का, उसमें भी आपको रिवाइज करना है। उसी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट को रिवाइज करना है जिसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है? ध्यान रखना, अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करोगे तो 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 9 घंटे और 11 घंटे, 11 घंटे का आपका ये शेड्यूल है, जिसमें आपकी क्लासेस भी हैं और मैंने कहा सेल्फ स्टडी भी है। अब आप जब 11 घंटे पढ़ाई करोगे तो किसी दिन ऐसा मन आएगा कि यार आज मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, तो मैंने आपको यहाँ पे विशेष तौर से नोट पे लिखाया है कि अगर करे ना भी करे तब भी हर 15 दिन में एक पूरे दिन का गैप लेना है। ठीक है? मतलब जैसे ही 15 दिन हो जाएंगे तो अगला दिन जो आएगा पूरी तरीके से गैप लेना, मतलब उस दिन कोई पढ़ाई नहीं, फुल रेस्ट, फुल मस्ती, फुल घूमना फिरना, ताकि आप वापस से रिफ्रेश हो जाओ, है ना? तो अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में इसकी जरूरत नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, मेरे अकॉर्डिंग इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, तो आपको इस पर जरूर फोकस करना है। ठीक है? ये आपका शेड्यूल हो गया। अब हम आते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपके मन में चलता है कि कितना समय रिक्वायर्ड है एसएससी प्रिपरेशन के लिए। मेरे भाई अगर हम जनरली बात करें तो कम से कम 6 महीने का जो समय है वो रिक्वायर्ड होता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। कम से कम 6 महीने लगते हैं, और मैंने उसी 6 महीने को 3 भागों में बांटा है। पहले पार्ट ए यानी कि पहला 2 महीना, पार्ट 2 यानी कि अगला 2 महीना, और पार्ट 3 यानी कि अगला 3 महीना। पहले 2 महीने में क्या करेंगे, अगले 2 महीने में क्या करेंगे, और अंतिम 2 महीने में क्या करेंगे। यहां से मैं 6 महीने की स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए लेकर चलूँ। तो पहले ये हमारे पास 120 की डे की स्ट्रेटजी होगी, उसके बाद अगली स्ट्रेटजी आपके पास यहाँ पर आएगी। देखिए यहाँ पर मैंने यही बताया है, अगर आप यहाँ पे देखें कि कम से कम आपकी प्रिपरेशन के लिए आधा साल चाहिए, है ना? कम से कम हाफ ईयर लगता है, यानी कि कम से कम 6 महीने की प्रिपरेशन के लिए नीड होती है। और अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, ये सफिशिएंट टाइम आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए मिल जाएगा। पार्ट नंबर 1 आपसे क्या कहता है? देखिए आपको इस दौरान, मतलब पहले 2 महीने में क्या करना है। पहले 2 महीने में आपका जो फोकस होगा वो होगा अपना फंडामेंटल स्टैब्लिश करने में, मतलब आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में आपके पहले 2 महीने निकलेंगे। चाहे वो हमारा रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे हमारे पास इंग्लिश का हो, चाहे जनरल अवेयरनेस का हो, ये पूरा काम आपको करना है कि जितना भी फंडामेंटल है, यानी कि जितना भी बेसिक कंसेप्ट है, वो आपको पूरी तरीके से अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है। अगले जो 2 महीने आपके होंगे, अगले 2 महीने, इसमें क्या करना है, इसमें आपको प्रायोरिटी देनी है कि आपका जो टाइम है वो प्रैक्टिस पे ज्यादा हो। ठीक है? प्रैक्टिस पे आपका ज्यादा, हालांकि आप मेरे टाइम टेबल को फॉलो करोगे, हर चीज आपकी फॉलो होती रहेगी। और मॉक टेस्ट मेरे भाई पहले वीक से ही लगाना स्टार्ट करना है। इंतजार मत करना कि अभी तो हमने तैयारी स्टार्ट की, हम मॉक कैसे लगाएंगे। जितना आ रहा है उतना लगाइएगा, ठीक है? लेकिन देना जरूर है मॉक, है ना? तो फिर इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है प्रैक्टिस पे, और अपने आप इस पे ज्यादा फोकस हो जाएगा, क्योंकि जब 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो काफी सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई होंगी, है ना? काफी सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया होगा, तो अपने आप प्रैक्टिस पे फोकस ज्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें अभी और बाकी हैं, और उनको किस तरीके से आप जो है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर आप वो पॉइंट पिन कर सकते हैं जहां पर आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, और उन पॉइंट को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं जहां पे आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। क्योंकि पहले 2 महीने में जब आप तैयारी करोगे तो आपको पता लग जाएगा, तो अगले 2 महीने में उन्हीं चीजों को इंप्रूव करना है। अब देखें, तैयारी करी, जो कमियां आई थी उनको भी सुधार लिया, यानी कि फंडामेंटली हम तैयार हो गए हैं पूरी तरीके से। अब अगला यानी कि जो अंतिम 2 महीने होगा, ये पूरी तरीके से आपका प्रैक्टिस पर बेस्ड होगा, और उन चीजों पर बेस्ड होगा जो अभी भी हमारे कंसेप्ट में रह गई हैं। यानी कि मॉक यहां पर जब आप करोगे, यहां पर आप देखना, जब यहां पर आप बेटा मॉक लगाओगे तो आपकी स्थिति ऐसी होगी कि आप मॉक लगाने जाओगे तो आपके पास खूब सारा समय होगा, लेकिन क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे होंगे। यहां पर जब आप आएंगे तो आप यहां पे देखेंगे इस दौरान आपसे क्या हो रहा होगा, मिली मिली सिचुएशन होगी। मतलब आप वो क्वेश्चंस जो वन मतलब 60 मिनट का जो समय आपको मिलेगा,
उसमें लगभग आप जो है वो 70% 80% पेपर पढ़ पा रहे होगे और उसको सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। लेकिन जब यहाँ पर आप आओगे तो आप उस सिचुएशन में पहुंच जाओगे जहां पर आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे लेकिन समय आपको कम पड़ने लगेगा। तो ये समय होगा कि कैसे हम चीजों को स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या लगेगी? प्रैक्टिस। मैंने कहा ना कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको 1000 मीटर की रनिंग करनी है। 1000 मीटर की रनिंग करना तो हर कोई अचीव कर लेगा, लेकिन सबसे पहले अचीव कौन करता है वो सबसे बड़ी बात है। और वहां पे फिर एक एक सेकंड को कम करने के लिए, विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको और ज्यादा मेहनत लगती है। वही काम आपको यहाँ पे करना है। पूरी तरीके से आपका जो अटेंशन है वो कंसेप्ट और जो वर्किंग ऑफ एक्सरसाइज एंड चैलेंज यू, मतलब जो आपको परेशान कर रहा है उसकी एक्सरसाइज करनी है, उसके कंसेप्ट को रिव्यू करना है। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को जो लेटेस्ट न्यूज है और करंट इवेंट है उन सभी के साथ अपने आप को आपको अटैच करके रखना है और पूरी तरीके से इस पर फोकस करना है, प्रैक्टिस पे। मतलब आपको मॉक्स की संख्या ज्यादा बढ़ा देनी है। वहां पर आप दो दो मॉक दे के आ रहे थे, फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आप उन मॉक्स की संख्या बढ़ा सकते हो। मतलब पर डे आप मॉक दे सकते हो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर आपको वो जो चीजें कंप्लीट नहीं हुई उनको कंप्लीट करना है। ये भी आपका इसका काम रहेगा। ये आपकी पूरी स्ट्रेटजी है, इसको आपको फॉलो करना है। और जो भी बच्चे इस चीज को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। आपको हिंदी में भी दिया हुआ है, वैसे मैंने हिंदी में समझा दिया है। ठीक है। अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे सटीक टाइम है, आप हमारे साथ भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। हम लोग आपके लिए भविष्य फाउंडेशन बैच जो है वो लेके आए हैं। 1499 रुपए में ये बैच आपको मिलेगा। 14 नवंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। 500 घंटे से ज्यादा इसमें क्लासेस मिल रही हैं। क्लास पीडीएफ मिलती है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट मिलती है, मॉक टेस्ट मिलता है एक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ, और वीडियोस आपके पास लाइव के साथ साथ 24/7 रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहते हैं। यानी कि अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या जॉब वाले स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है। जो भी बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं उनको क्यूआर कोड को स्कैन करना है, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाएंगे। या फिर मेरे भाई आप क्या करेंगे, या फिर अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मैथ्स बाय शिवम द्विवेदी सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ भी टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त करनी हो तो ये दिए गए हेल्पलाइन नंबर हैं, इन पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके अधिक जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके मन में इसके बाद भी कोई सवाल रहे या आप कुछ पूछना चाहते हो तो इसी वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना, वहां पर मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।